अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा ये आज आपके सामने सेकेंड ईयर कॉमर्स की मैं आपके सामने एमसीक्यूज ऑफ द अकाउंटिंग ये लेकर मौजूद हूँ। आप अपना 10 ईयर्स निकाल लें। 2019 की करनी है आज हमने, ठीक है। 2021 की मैंने तो आपको करा दी थी, अब हमें करनी है 2019 की, ठीक है बच्चों। आप निकाल लें 10 ईयर्स। जी सर, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, द समरी ऑफ एवेंट्स। समरी मानो तो खुलासा, एवेंट्स माने वाक़यात, कारोबारी मामलात और ट्रांजेक्शन या कारोबारी ट्रांजेक्शंस एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। यानी जितने भी कारोबारी मामलात होते हैं या ट्रांजेक्शंस होती हैं या एवेंट्स होते हैं डिसोल्यूशन के वक्त, जो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, उसकी समरी क्या कहलाती है, ये है इसका तर्जुमा। तो बेटा इसमें 4 नाम लिखे हुए। नंबर 1, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, बेटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बनानी पड़ेगी आपको, एक सवाल दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है। लिक्विडेशन समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी। तो बेटा इसके अंदर आप अभी मैंने आपको पढ़ के सुना डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, तो ये कहलाती है लिक्विडेशन समरी पे आप टिक लगा लें, याद कर लीजिए, ठीक है। बता दिया मैंने तरीका आपको, लिक्विडेशन समरी पे निशान लगा लें आप, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इसका। तो सेकंड में जो लिखा है वो कुछ यूँ है कि अकाउंट, वो अकाउंट विच इज़ ऑपरेटेड, जो ऑपरेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, वो अकाउंट जो हम इस्तेमाल करते हैं डिसोल्यूशन के वक्त। पार्टनरशिप का एक शोबा है वो, ठीक है। एक सवाल है हमारा, तो बताइए इसको क्या, कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 नाम लिखे। नंबर 1, रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन आप जो है रिटायरमेंट में और एडमिशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने सवाल कर रखे हैं ना सारे के सारे, ठीक है। रीअफर्मेशन, ठीक है, रियलाइजेशन और इनकम समरी। तो इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद भी होगा कि आपने लिक्विडेशन के जो सवाल कर रखे हैं उसमें आप जनरल एंट्री जो बनाते हैं, कैश डेबिट और जो अदर एसेट बेचते हैं उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है क्लोज करते वक्त, वो रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है, जिसको हम लॉस और गेन भी कहते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट याद कर लीजिएगा कि पार्टनरशिप के वक्त जब हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन जब हम करते हैं ना, उस वक्त जो हम अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। नंबर 3, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने सवाल कर रखा है जिसका नाम है बेटा नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है उसके अंदर। तो इसमें ये 4 चीज़ें लिखी हैं। इनका मकसद ये है कि जो आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें इन चारों में से एक चीज़ होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बताइए क्या नज़र आता है उसके अंदर इन चारों में से। नंबर 1, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। बेटा ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन याद रखिएगा, आपको पता भी होगा कि ये एडजस्टमेंट डेटा जो नीचे बना होता है उसमें लिखा होता है। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एडजस्टमेंट डेटा में लिखा होता है। सब्सक्रिप्शन पेएबल, ये भी एडजस्टमेंट डेटा में लिखा होता है। 3 चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ बची आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम, ये लिखी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये आपको लिखी हुई नज़र आएगी काय में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये अपीयर होती है, बस ये आप याद कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम। अगला नंबर है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज डेबिट। इनमें से एक, ये जो आपको अकाउंट्स दे रखे हैं 4, उनमें से एक अकाउंट जो होता है डेबिट होता है। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की को रिकॉर्ड करते हैं तो कौन कौन से होते हैं बेटा। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट। नंबर 2, एक्सपेंस। नंबर 3 करंट एसेट या लायबिलिटीज़। तो बेटा याद रखें हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए एसेट शुमार किया जाता है, क्योंकि आपने डेफिनेशन का सवाल कर रखा होगा, ठीक है। डेफिनेशन का सवाल कर रखा होगा, उसमें लिस्ट प्राइस होती है, उसमें से हम सेल्वी उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, फिर उसके अंदर से कैश डिस्काउंट निकालते हैं, फिर ऐड कर देते हैं सेल टैक्स, और फिर उसके बाद जो एक्सपेंडिचर जमा करते हैं ना, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर होते हैं, ठीक है,
उनको एक्सपेंडिचर कहा जाता है, तो वो बतौर एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो आप इसमें याद करेंगे कि इनमें से एक अकाउंट जो है ना, इनमें से अकाउंट, ये चारों अकाउंट्स में इसके अंदर से डेबिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर कौन सा वाला, फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट या मशीन हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का लफ्ज़ नहीं लिखते उसके लिए जनरेटी बनती है मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने कर रखे सवाल माशाल्लाह। उसके बाद नंबर 5 है एक्सेस अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। जो इजाफी रकम दी जाती है ना, किसको, डिबेंचर होल्डर को, एट द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी, जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, जैसे 5 ईयर्स 10 ईयर्स क्या डिबेंचर्स हैं उसकी जब मैच्योरिटी की डेट आ जाती है, तो उस वक्त जो इजाफी रकम दी जाती है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी प्रीमियम, नंबर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन डिस्काउंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम। तो बेटा इसमें याद कर लीजिएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कहा जाता है उसको, जो इजाफी रकम देते हैं ना मैच्योरिटी डेट के ऊपर, उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगला नंबर है दिस आइटम इज़ टू बी एडिड। ये वाला आइटम जो है ऐड कर लिया जाता है टू अन एडजस्टेड प्रॉफिट, जो अभी हमने एडजस्ट नहीं किया प्रॉफिट, इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इन सिंगल एंट्री। सवाल का नाम है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का सवाल होता है, उसमें अनएडजस्टेड जो प्रॉफिट होता है उसमें हम एक चीज़ जमा करते हैं, उसका नाम बताइए क्या है, ठीक है। नंबर 1 एक्रूड इनकम, ठीक है, वो इनकम जो अभी दूसरों पर उधार है, यानी इनकम रिसीवल। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो हम पर उधार है। अनअर्न्ड इनकम, जो वो इनकम जो हमने अभी तक अर्न नहीं करी, यानी कमाई नहीं है। या डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, बेटा इसके अंदर इन्होंने गलती से अनअर्न्ड इनकम पे टिक लगा रखा है, आप इसके अंदर एक्रूड इनकम कर लें, ठीक है। पहला नंबर ठीक है इसका, एक्रूड इनकम हमेशा प्रॉफिट में जमा करते हैं, अनअर्न्ड इनकम को माइनस किया जाता है, याद रखिएगा। आपने बना रखे होंगे ना सवाल, तो याद रखें कि अदर इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमें नेट प्रॉफिट मालूम हो जाता है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, तो हम एक चीज़ को जमा करते हैं, एक चीज़ को माइनस करते हैं। अगर एक्रूड इनकम हो तो जमा करना पड़ती है, जिसको हम इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। और एक अनअर्न्ड इनकम होती है, जैसे अनअर्न्ड कमीशन है, अनअर्न्ड फीस है, अनअर्न्ड रेंट है, उसको हम माइनस करते हैं उसके अंदर से। तो बेटा ये आप एक्रूड इनकम पे टिक लगाएं, ये इन्होंने गलत छाप दिया है, ठीक है। नंबर 7 है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट कंसर्न का जो आपने सवाल किया है, एक्युमुलेटेड फंड मीन्स, एक्युमुलेटेड फंड के मायने क्या होते हैं, उसमें एक लफ्ज़ आता है एक्युमुलेटेड फंड, वो बताइए किस चीज़ के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 जनरल फंड के लिए, नंबर 2 पेटी कैश फंड के लिए, नंबर 3 कैपिटल फंड के लिए, या इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो बेटा आप इसमें कैपिटल फंड के लिए इस्तेमाल कर लें। याद रखें कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर, याद रखें मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2021 में कि एक्युमुलेटेड फंड का लफ्ज़ जब भी आएगा वो कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंसर्न में कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके बदले एक्युमुलेटेड फंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी को याद रखिएगा, जूम करके देख लें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों जूम कर करके देखिएगा, क्लियर नज़र आएगा बिल्कुल आपको, ठीक है। अगला नंबर है, अच्छा एक बात और बता दूँ इजाफी तौर पर 2021 में बताई थी मैंने कि इसमें नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर अगर प्रॉफिट हो जाए, उस इदारे को प्रॉफिट हो जाए, तो उसको प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस कहते हैं, अभी आगे आया जाएगा वो, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो उसको लॉस नहीं कहते, डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, डिफिसिट कहा जाएगा उसको, अभी आगे आने वाले हैं वो सब, फिक्र नहीं करें। तो यहाँ तक हो गया हमारा। 8वां नंबर है रियलाइजेशन अकाउंट इज़ यूज टू क्लोज द अकाउंट, दिस अकाउंट। रियलाइजेशन का जो अकाउंट है ना, ये इस अकाउंट को क्लोज करता है, ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करता है। अभी देखें आपने रियलाइजेशन का लफ्ज़ ऊपर भी देखा था नंबर 2 में, देखें रियलाइजेशन डिसोल्यूशन करते वक्त करते हैं हम, ठीक है, डिसोल्यूशन का जो सवाल करते हैं ना, या लिक्विडेशन का, उसमें इस्तेमाल होता है ये अकाउंट। तो यहाँ पर भी रियलाइजेशन का लफ्ज़ दिया उन्होंने कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है इज़ यूज, ये रियलाइजेशन का जो अकाउंट होता है ये यूज़ होता है किस चीज़ को क्लोज करने के लिए। नंबर 1 एसेट को, नंबर 2 रेवेन्यू को, नंबर 3 एक्सपेंस को, या फिर ड्राइंग को, ठीक है। 4 नाम लिखे इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा एसेट को क्लोज किया जाता है, आपने जनरेटी बनाई भी होगी इसकी, ठीक है। कैश डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट और अदर एसेट क्रेडिट,
अदर एसिड्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एसिड्स को। एक बात याद रहे कि ये लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अकाउंट पेबल डेबिट और रिलेशन क्रेडिट लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पर लाइबिलिटीज़ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिड के ऊपर टिक लगाना पड़ेगा लाजमी तौर पर आपको, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ बतो एसिड के अलावा लाइबिलिटीज़ भी आ जाए ना तो लाइबिलिटीज़ पे टिक लगा लीजिएगा, इन तीनों में मत लगाइएगा ये जो लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 है डिक्लेयर कैश डिविडेंड इस कंपनीज। ये जो कैश डिविडेंड होता है ये कंपनी का क्या चीज़ होती है? एसिड होती है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है, या रेवेन्यू होती है, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। तो बेटा ये डिक्लेयर कैश डिविडेंड जो है दरअसल पेएबल होता है ये, ठीक है, पेएबल होता है। और ये करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब 1 साल की मुद्दत के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं जिनकी पेमेंट लाजमी तौर पर 1 साल के पीरियड में करनी पड़ती है, जबकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी कहलाती है जिनकी पेमेंट आप आने वाले कई सालों तक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन मैंने बता दी। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ होती है बच्चों, कैश डिविडेंड हो या स्टॉक डिविडेंड हो उसको करंट लाइबिलिटीज़ में शुमार करेंगे आप। अगला नंबर है ऑर्डिनरी शेयर्स आर द कंपनीज। ये ऑर्डिनरी शेयर जो कंपनी जारी करती है कंपनी के क्या चीज़ होते हैं? ये कंपनी की किस कैटेगरी में आएंगे? कंपनी के किस कैटेगरी में आएंगे? 4 नाम लिखे। नंबर 1 एसेट होंगे इनकी, ये लाइबिलिटीज़ होंगी, कैपिटल होंगी या एक्सपेंस होगी। बेटा कैपिटल होंगी है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये जो शेयर जारी करती है ना कंपनी तो उसके बदले में पैसा आता है तो उसको हम शेयर कैपिटल के तौर पर मानते हैं, ठीक है। कैपिटल लिखा जाएगा हमेशा जब भी शेयर का कारोबार करती है ना कोई कंपनी, तो उसमें पैसा जो वसूल करती है लोगों से, आवाम से, पब्लिक से, वो शेयर कैपिटल कहलाता है। फिर उसके बाद डेबिशन इज सच एन एक्सपेंस, ठीक है। डेबिशन किस तरह का एक्सपेंस है इन चारों में से? क्या कोई कैश एक्सपेंस है, क्या एक्रूड एक्सपेंस है, एक्रूड माने उधार होता है, नॉन कैश है या पेएबल है? बेटा मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल बताऊँ ताकि आपको थोड़ा सा वजाहत हो जाए ये होता क्या चीज़ है ये। देखें बच्चों, आपने जितने भी एक्सपेंसेस के जर्नलिटीज़ पास किए ना वो क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर सैलरी की, सैलरी, एक्सपेंसेस, डेबिट और कैश क्रेडिट, ये करते हैं ना। तो कैश डालता ना भाई, आपसे पेमेंट करते हैं आप कैश, जब तो सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि आपने सर्विस अब यानी सर्विस खरीदी है आपने तो कैश तो देना पड़ेगा ना। इसी तरह रेंट एक्सपेंसेस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना बच्चों उसमें कैश क्रेडिट होता है, कैश पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो डेबिशन है ना ये भी एक एक्सपेंसेस है लेकिन ये नॉन कैश है। कैसे भाई? सर समझ में नहीं आया, करके दिखाइए ज़रा। चले भाई, आपको जनरेटी आती होगी इसकी माशाल्लाह। डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये होती है ना जनरेटी इसकी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब पता कैश क्रेडिट कहाँ हुआ इसमें? ठीक है, कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ ना भाई, कैश तो क्रेडिट नहीं हो रहा, बाकी दोनों में तो देख लो कैश क्रेडिट है। कोई सा भी एक्सपेंसेस आ जाए, एडवर्टाइज एक्सपेंसिस डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसिस डेबिट कैश क्रेडिट, कोई सा भी एक्सपेंसेस आ जाए उसमें कैश लाजमी तौर पर क्रेडिट होगा। उसको कहते हैं मतलब कैश ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट कर रहे हैं ना इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है नॉन कैश है, कैश का तो नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो चुनाचे आइंदा के लिए हमेशा याद रखिएगा कि डेबिशन एक्सपेंसिस वो एक्सपेंस होता है जो नॉन कैश होता है, ठीक है। नॉन कैश, नॉन कैश का मतलब कैश नहीं पेमेंट करते इसमें। चीज़ की वैल्यू जो आपके पास एसेट्स है ना उसकी फिक्स्ड एसेट, उसकी कीमत दिन ब दिन कम हो रही है, बस वो कहलाता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये समझ में आ गया? अब आया समझ में नॉन कैश चीज़ क्यों कहते हैं इसको? इसमें कैश क्रेडिट नहीं होता, बाकी सब में कैश क्रेडिट होगा जितने भी एक्सपेंस होंगे। तो यहाँ पर देखो जुमला लिखा था डेबिशन इज सच एन एक्सपेंस। डेबिशन एक ऐसा एक्सपेंस है, कौन सा? कैश का, एक्रूड यानी उधार का, नॉन कैश का या पेएबल का। यानी पेएबल और एक्रूड के माने एक ही है बेटा, ठीक है, यानी उधार जो चढ़ा हुआ है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि सैलरी नहीं पेमेंट करते तो अनपेड हो जाती है वो, या पेएबल हो जाती है, तो वो भी एक्सपेंसिव तो हो गया ना, बाद में अगले महीने पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश तो देना पड़ेगा ना हमको। लेकिन ये डेबिशन जो है ना ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश का जिक्र ही नहीं होता, नॉन कैश होता है, ठीक है। अब आगे समझ में नॉन कैश का चक्कर? जी सर आगे समझ में। अगला नंबर है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट, और उसके बाद जो अखराजात होते हैं फिक्स एसेट को ख़रीदने पर,
यानी उसके बाद मज़ीद अखराज जो होते हैं, ठीक है। तो इज़ बताइए क्या होते हैं वो। आपने परचेज फिक्स्ड एसेट खरीदी, जैसे कि मशीन खरीद लिया आपने, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट भी अलग कर दिया, लाने का किराया, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दे दिए, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी भी दे दी, और इंश्योरेंस ट्रांजिट भी दे दिया। सारे 3-4 अखराजात होते हैं जो आपने डेफिनेशन में पढ़े होंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करते वक्त, वो सारे के सारे अखराजात आपने अदा कर दिए, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 3 कैपिटल या एक्सपेंस। तो बेटा उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और ये बतौर एसेट इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आगे आने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप क्या बतौर किसके इस्तेमाल करते हैं? एसेट के, लायबिलिटीज़ के, हैं, एक्सपेंस के, रेवेन्यू के। तो आप एसेट पे निशान लगाएंगे आगे जाकर, अभी नहीं। अभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जवाब याद करना आपने, ठीक है। कोई भी आप मशीन या बिल्डिंग कुछ भी फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, उसके ऊपर जो होने वाले अखराजात जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सही है, समझ गए। उसके बाद इन सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम आपने सवाल कर रखा है, उसमें आपने एक बैलेंस शीट बनाई होगी। क्या बनाई होगी? बैलेंस शीट। उसका एक और भी नाम होता है, बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? रेफर किससे की जाती है, क्या रेफरेंस है उसका? ठीक है। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और नंबर 4 रिटर्न अर्निंग्स। तो बेटा इसमें इन्होंने गलती से पहले पे टिक लगा दिया, ये सही नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलत है। ये बैलेंस शीट की डेफिनेशन है दरअसल। यहाँ पर आपको तीसरे पे निशान लगाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आपने सवाल भी किए होंगे माशाल्लाह सिंगल एंट्री के, तो उसमें जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है बतौर बैलेंस शीट इस्तेमाल की जाती है, और इनकम स्टेटमेंट की जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है उसको, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को दोनों नाम बने आपको बता दिए। तो आप कौन से पे टिक लगाएंगे? थर्ड पे। लगा लिया निशान? लगा लिया? जी सर लगा लिया। याद रखिएगा लेकिन कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है, एक ही चीज़ के दो नाम है ये। नंबर अगला, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन चारों में से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए ऊपर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आया था ना, अब यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया गया। तो बेटा हमेशा याद रखें कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होती है ना, दरअसल इसका बेनिफिट जो कई साल तक हमें मिलता रहता है, ठीक है। तो चुनांचे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो तमाम अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो मशीन ख़रीदते वक्त उसमें ऐड नहीं करते। मशीन ख़रीदने के बाद जो एक्सपेंडिचर अदा करते हैं ना, जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, वो इसमें जमा नहीं करते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे आप 3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करते हैं एडवांस में, या फिर डैमेज हो गई मशीन, उसके ऊपर कोई ख़राबी पैदा हो गई तो उसको सही करा ले, ठीक है, ओवर हालिंग करा ले, वगैरह वगैरह बहुत से अखराजात होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इनमें देखना कौन सा वाला है। नंबर 1 फायर इंश्योरेंस, नंबर 2 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, नंबर 3 इम्पोर्ट ड्यूटी और इंस्टॉलेशन। देखिए ये आखिर के जो 3 नाम ले ना, ये तो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वाले मैं भी आपको लिखने वाला भी था लेकिन इसमें आ गया, अच्छा हुआ। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इम्पोर्ट ड्यूटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा पैकिंग चार्जेस, है ना, ये सब के सब बेटा क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बच गया हमारे पास फायर इंश्योरेंस, तो ये कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस पर टिक लगाएं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगला है द एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द इट्स लाइफ इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि कोई भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदें, ठीक है, तो उसकी एंड ऑफ लाइफ तक, यानी 5 साल ज़िंदगी हो, लाइफ हो उसकी, 10 ईयर्स हो या 15 ईयर्स हो या 4 ईयर्स, जितनी भी उसकी लाइफ गिवन होगी, उसकी आखिरी यानी लाइफ आखिरी ईयर तक या आखिरी लिमिट तक उसकी एक वो जो जब वो इस्तेमाल हो जाएगी, पूरी डेप्रिसिएशन ख़त्म हो जाएगा, पूरा फुल लग जाएगा उसके ऊपर, तो जिस कीमत पर उसको बेचा जाएगा यानी एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यानी मिसाल देता हूँ मैं, जैसे मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर मैंने 500 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, कितने का ख़रीदा? 500 रुपये का। इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, ठीक है, 5 ईयर्स है, वारंटी इसकी 5 साल देता है वो। तो अच्छा 1 साल में मैं 1 साल के कितने हो गए भाई? 5 साल की ज़िंदगी है, 500 रुपये ख़रीदा तो 100 रुपये सालाना पड़ गया ना मेरा डेबिशन। तो मैं 1 साल इस्तेमाल कर लूँगा तो ये 100 रुपये के
अलाउंस में चले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बुक वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 400 रुपये रह जाएगी। फिर 1 साल और इस्तेमाल कर लूँगा, 200 रुपये कम हो जाएंगे, 300 रुपये रह जाएंगी इसकी बुक वैल्यू। इसी तरह मैं 5 साल इस्तेमाल कर लूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू 0 हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, 0 हो गई ना, मैंने 5 साल इस्तेमाल कर लिया पूरा का इसको सही तौर पर, तो इसमें फुली डेप्रिशिएटेड हो गया ना ये। तो अब जो बिकेगा ना, फर्स्ट करें मैं बेचता हूँ इस मशीन को या कैलकुलेटर को, तो जिस कीमत पे जाएगी, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू। 3 नाम होते हैं उसके। उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा जाता है। अंदाज़ा लगा लिया जाता है शुरू में ही, ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई ये 5 साल मुकम्मल कर लेगी है तो कितने की बिकेगी बाद में, जब ये कबाड़ हो जाएगी एक तरह से। सही है, तो उसके लिए 3 नाम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये अब मैं आपको मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि अभी आगे वाले एयर में आने वाले हैं। नंबर 1 होता है सैल्वेज वैल्यू, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ये वाली कह रहा है कि सैल्वेज वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू, और तीसरी कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों के मायने एक ही हैं, तीनों में कोई भी आ सकता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगी। ठीक है, अभी आगे आने वाला ना, मैं आपको वजाहत कर दूंगा। यानी सैल्वेज वैल्यू किसके तौर पर इस्तेमाल की, रेजिजुअल वैल्यू के, ये भी इसके बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों नाम है, मायने एक ही हैं सबके। या आखिरी कीमत, यानी जब फुली डेप्रिशिएटेड कोई मशीन हो जाएगी तो जिस वैल्यू पर बिकेगी ना, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। एक अंदाज़ा शुरू में लगा लिया जाता है तमाम मशीनों के बारे में। ठीक है, तो 3 नाम याद रखिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, जी सर, समझ में आ रहे, याद रखिएगा। अरे भाई आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। ठीक है, चले भाई, यहाँ क्या लिखना, सैल्वेज वैल्यू पर निशान लगा लिया बच्चों, जी सर लगा लिया। नंबर, दिस इज़ सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, ये सब्जेक्ट है डेप्रिसिएशन का। यानी 4 चीज़ें आपको दे रखी हैं, बल्कि 3 ही चीज़ें दे रखी हैं, उनमें बोले बताइए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा। नंबर 1 गुडविल पे लगेगा। नंबर 2 कोल माइन पे, यानी कि कोयले की कान नहीं होती जिसमें कोयला निकालते हैं, कोल माइन पे लगेगा या मशीनरी पे। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है ना बच्चों, मशीनरी बिल्डिंग, ठीक है ना, मशीनरी बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर, ये 4 चीज़ें आप याद कर लें, सिवाय लैंड के। लैंड भी फिक्स्ड एसेट होती है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो इसमें मशीनरी आ गई ना, बस मशीनरी पे टिक लगा लें फटाफट। ठीक है, इन पे ये गुडविल और ये कोल माइन है ना, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं डेप्लीशन लगता है, वो आप बीकॉम पार्ट 1 में आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप मशीनरी याद कर लें, सिर्फ 4 नाम याद कर लें, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर और बिल्डिंग। 4 चीज़ों में से कोई भी एक आया करें यहाँ पर तो आप टिक लगा दिया करें, डेप्रिसिएशन इनका सब्जेक्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन के सब्जेक्ट में ये है। अगला नंबर है सैल्वेज वैल्यू इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर। आपने बेटा वो तो पढ़े होंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं। नंबर पहला कहलाता है मेथड, यानी कंप्यूट करना है आपने डेप्रिसिएशन, सालाना डेप्रिसिएशन मालूम करना किसी भी मशीन का या किसी भी फिक्स्ड एसेट का। तो पहला मेथड जो कहलाता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो यूँ होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए सैल्वेज वैल्यू आ गई ना इसके अंदर, आया नहीं आया, सही है सर। दूसरे मेथड का नाम होता है, मैं जल्दी लिख देता हूँ फटाफट आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरे मेथड का नाम होता है वर्किंग आवर मेथड। वर्किंग आवर मेथड, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका होता है डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, सैल्वेज वैल्यू अपॉन टोटल आवर्स। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू इसमें भी आ गई ना, आ गया सर। ठीक है, तीसरे मेथड का नाम होता है बेटा यूनिट प्रोडक्शन मेथड। क्या होता है, या आउटपुट मेथड भी कहते हैं इसको, यूनिट प्रोडक्शन, आप तो करेंगे माशाल्लाह सब। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला का तो डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, या यूनिट्स लिखे होते हैं बस।
होते नहीं होते, तो देखे सेल्वेज वैल्यू इसमें भी आ गई ना, आया नहीं आया, तीनों में आ गए ना भाई, तीनों ने बता, तीनों को फॉर्मूला बता दिया हमने। अब चौथे का नाम क्या है? चौथे का सम ऑफ डिजिट तो होता है बेटा, सम ऑफ डिजिट तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उससे मुराद यहाँ नहीं है, उसके नाम नहीं लिखा है शायद उसने, ठीक है। अब एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है, मेथड, ठीक है, ये इसको फिक्स्ड बेस मेथड भी कहते हैं, दूसरा नाम भी एक और। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बस ये होता है इसके अंदर। देखिए सैलरी वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को दूर दूर तक नाम ही नहीं है। अब आई समझ में, मैंने आपको सारे सबके मेथड बता दिए, मेथडों के फार्मूले भी लिख के दिखा दिए, अब आपकी समझ में आएगा पक्का इंशाल्लाह। आ गया नहीं आ गया? अब देखें सवाल क्या था हमारा। आखिरी मेथड का नाम है सम ऑफ डिजिट मेथड, उसमें सैलरी वैल्यू निकलती है, ठीक है, कॉस्ट में सैलरी वैल्यू निकलती है। अच्छा क्या सवाल था भाई हमारा? ये रहा, मिल गया। लिखा है कि कहेंगे ये रहा डिमिनिशिंग वैल्यू, सैलरी वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर। तो नंबर 1 मशीन आवर मेथड, अभी तो फार्मूला लिख के दिखाया है मशीन आवर वाला, उसमें तो सैलरी वैल्यू निकलती है ना, एस। यूनिट प्रोडक्शन मेथड निकली थी ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये ठीक है, ठीक है। 14 है सम ऑफ डिजिट मेथड, उसमें भी सैलरी वैल्यू निकलती है, माइनस की जाती है, डिडक्ट की जाती है। तो बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे निशान लगा ले फौरन। आगे सर में जी सर आ गया पक्का, अब तो आगे सर हमें, आपने तो वजाहत ही कर दी चीज़ की। उसके बाद अगला नंबर देखें, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल अंडर। ये मैंने 2021 में भी कराया था। आप एक काम कीजिएगा, पहले 2021 की वीडियो देख लीजिएगा MCQs की, फिर ये देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पीछे मैंने वजाहतें सब कर रखी है, एक्सप्लेनेशन सब कर रखी है मैंने। पुराने पार्टनर जो है इस बात पर राज़ी नहीं होते कि अपना कैपिटल कम करें। तो कौन से मेथड में आपने जुमला पढ़ लिखा हुआ देखा है? तो बेटा वो गुडविल मेथड में होता है, लेस देन बुक वैल्यू के अंदर, ठीक है। गुडविल मेथड होता है हमारे पास एक, ठीक है। और भी दूसरे मेथड है, रिवोल्यूशन मेथड में, बोनस मेथड में, या डायरेक्ट परचेज मेथड में। 4 मेथडों के नाम लिखे हुए, ठीक है, 4 मेथडों के नाम लिखे हुए। तो इसमें गुडविल मेथड वो वाहिद मेथड है जिसके अंदर एक केस ऐसा आएगा लेस देन बुक वैल्यू का, कि जिसमें पुराने पार्टनर के लिए जुमला लिखा हुआ आएगा कि ओल्ड पार्टनर डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल। ये जुमला जैसे लिखा है गुडविल मेथड पे टिक लगाइएगा आप, तो सही है। उसके बाद है इफ़ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी ना शो हो रहा हो, यानी बयान ही नहीं हो किसी चीज़ उसके बारे में, तो द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बर्न बाय द। तो बताइए वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा ना, उसका जो लॉस होगा वो किसको बटेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? सेम पार्टनर, एक जैसे पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, बाकी पार्टनर, थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी यानी तीसरा आदमी, या इंश्योरेंस कंपनी वाले। तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर में निशान लगा लें, आपने जनरेटिव बनाई हुई होगी इसकी, है ना, कि जब किसी शख्स पे किसी पार्टनर पे डेफिशिएंसी चढ़ जाए तो बाकी दोनों मिलकर उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो चुनाव ये हो गया रिमेनिंग। अगला नंबर है इफ़ वन ऑफ द पार्टनर, अगर एक पार्टनर हुज कैपिटल इज़ 40,000, जिसका कैपिटल 40,000 लगा हुआ है, विद ए 1/3 शेयर, और उसका शेयर जो है ना 1/3 हो। अब देखिए इस पर और चाहिए 1/3 जो लिखा हुआ है, 1/3 लिखा ना, इसका मतलब 3 पार्टनर होंगे लाजमी तौर पर, भाई 1/3 है ना इसकी रेशियो, तो इसका मतलब सबकी इक्वल रेशियो होगी 1 1 1, तो तीनों को जमा करेंगे 1/3 आ गई ना। तो 3 पार्टनर होंगे इसके अंदर सवाल में। अगर ये 2 लिखा होता तो 2 पार्टनरों वाला सवाल होता। तो ये 1/3 शेयर उसका है, उसको पेड किया जाता है 55,000 रुपया। लगाए कितने थे उसने? 40,000। दे कितने रहे? 55,000। कितने ज़्यादा दे रहे हैं? 55,000 में 40,000 रुपये माइनस करेंगे, कितने बचे? 15,000। तो उसकी गुडविल कितनी हो गई? 15,000। कितनी गुडविल हो गई? 15,000 एक की, उस बंदे उस पार्टनर की जो रिटायर हो रहा है, ठीक है। 15,000 रुपये हो गए ना, देखिए 40 लगा रखे थे, 55 दे रहे हैं, तो 15,000 रुपये गुडविल हो गई ना। रिटायरमेंट के बाद उसको दे दिया जाता है। तो बताइए पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, पूरी फर्म की? तो बेटा मैंने भी आपको एक बात बताई थी ना, कितने पार्टनर हैं सर? 3 है। एक को कितने मिलने हैं? 15,000।
गुडविल की बात कर रहा हूँ, 55,000 को नहीं बोल रहा हूँ मैं। 15,000 एक ही गुडविल आ रही है जो रिटायरमेंट ले रहा है ना। तो 3 आदमियों को 15,000 को जरूरत पड़ेंगे तो कितने हो गए, 15 दिए 45 होते हैं ना। तो बेटा 45,000 इशू में लिखा हुआ है, आप लिख लगा लें, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इम्तहान में इतना लंबा चौड़ा केस तो नहीं होगा, 55,000 रुपये पैड किया जा रहा है, आप देखेंगे कैपिटल कितना है उसका, 55 में से 40 निकालेंगे कितने, 15,000 बचे। अकेले के 15,000 रुपये गुडविल आ गई, और 3 पार्टनर है, इसको देख के पता चलेगा। अगर 2 हो तो 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 3 हो तो 3 से कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। चलो भाई ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा बेटा ये, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को, साथी को शेयर करें, ठीक है। अब तो इम्तहान सर पे हैं आपके, आप ही की तैयारी करें। अगर कोई मसला मसाइल पैदा हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।